हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। हमारे साथ हैं आरसी विवेक जी, जो कि 25 देशों की यात्रा कर चुके हैं। जो संविधान में अब जो छेड़छाड़ें हो रही हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस उद्देश्य से संविधान बनाया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। बाबा साहब का कहना था, अगर ईमानदारी से हमारा संविधान लागू किया जाता है तो 30 साल के अंदर इस देश का कंपेरिजन अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दूसरे डेवलप्ड कंट्रियों की तरह से होने लगेगा। लेकिन अगर इनकी मानसिकता ठीक नहीं है और संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है तो देश डूब भी सकता है। उन्होंने कहा, देश के अंदर दो चीज़ें चलती हैं, एक सांप्रदायिकता और एक संविधान। जब तक संविधान ऊपर है, सांप्रदायिकता नीचे है, तब तक देश चल सकता है, देश की जनता चल सकती है, सभी स्वतंत्र पूर्वक रह सकते हैं, देश उन्नति कर सकता है। लेकिन जिस दिन सांप्रदायिकता संविधान से ऊपर हो जाती है तो उसके बाद संविधान नहीं चल सकता। और ऐसी अवस्था में हम संविधान की रक्षा नहीं कर सकते। अगर संविधान की रक्षा नहीं कर सकते और किसी भी कारणवश अगर ये देश गुलाम हो गया तो दोबारा जो का है कभी स्वतंत्र नहीं होगा। इसलिए देश के नागरिकों से डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा निवेदन है कि इस संविधान को किसी भी हालत में आप बचाइए। अगर इसके लिए आपको खून भी बहाना पड़े तो इसकी चिंता मत करिए, मगर देश को ज़रूर बचाइए। क्या लग रहा है कि जो संविधान है जिस पे सभी को अमल करना चाहिए, अब वो अमल हो पा रहा है? नहीं, वो बाबा साहब ने भी कहा कि संविधान में कोई खराबी नहीं है, लेकिन मनुष्य की मानसिकता ठीक नहीं है तो संविधान, अच्छा संविधान भी खराब हो सकता है, और मानसिकता ठीक है तो खराब संविधान भी अच्छा साबित हो सकता है। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से संविधान में जो है कई अनुच्छेद ऐसे हैं जिन्हें हटाया भी गया है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें जोड़ा गया है? जी, आप सही बात कह रही हैं, क्योंकि 1052 एक्ट्स संविधान से निकाल दिए गए हैं। क्यों निकाल दिए गए हैं? क्योंकि जो चलाने वाले हैं उनको हकीकत में कुछ मनवादी व्यवस्था जो उनको अच्छी नहीं लगती, इसलिए उन्होंने इन चीज़ों को निकाल दिया है। लेकिन इससे देश का भला होने वाला नहीं है। वो समाज कहते हैं या मनवादी व्यवस्था लाना चाहते हैं तो इसमें भी देश का बहुत बड़ा अहित होगा। क्यों कि इस देश के अंदर मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित भाई, सभी भाई जो का है एक संविधान के मुताबिक चल रहे हैं और उसकी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं। लेकिन जब मनुस्मृति आ जाती है या मानसिकता चेंज हो जाती है तो इस देश में शांति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके मुताबिक आपस में मनमुटाव ज़्यादा होगा। अच्छा सर, आप 25 जो है कंट्री घूम रखे हैं, 25 कंट्री में और भारत में क्या फ़र्क है? आप जगह जगह घूमे हैं आप तो। जब मैं भारत में रहता हूँ तो मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वो जाति मेरे साथ होती है। कहते हैं आपकी जाति क्या है, और जाति के मुताबिक उसका इम्पोर्टेंस और मुझे रेस्पेक्ट मिलता है। कहाँ? किसी भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो जाति आपके साथ होगी। मतलब अदर कंट्री में भी ऐसा ही है? अदर कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। इंडिया में किसी भी जगह जाएंगे तो ऐसा लगता है कि मैं बंदिश में हूँ, कि पता नहीं कौन आदमी कहाँ है, कैसा है, वो मेरी जाति से परिचय मानता है या नहीं मानता है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ मानव एक समान की भावना है, वहाँ किसी प्रकार का कोई जात पात का मतलब नहीं है। तो यानी कि इंडिया में ही देखने को मिलता है ये जातिवाद? ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही पैदा हुआ है, और पर्टिकुलर इंडिया में जब पैदा हुआ तो इसकी वजह से इंडिया गुलाम भी हुआ। और ये भी हम लोगों ने बहुत सहन किया है इस बात को, और इस बात को रियलाइज़ भी करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मनवादी व्यवस्था अपने चरम सीमा पर है, वो संविधान के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। अच्छा अंकल, आप एयर इंडिया में मतलब सर्विस दे चुके हैं। एयर इंडिया में आप जब सर्विस करते थे तो क्या आपको वहाँ पे भी ऐसा लगा कि भेदभाव का जो है सामना करना पड़ा? नहीं, जब सर्विस पीरियड में सर्टिफिकेट को दबा के रखा जाता है, किसी को बताया नहीं जाता है।
वहाँ सब भाईचारा, आपस में भाईचारा होता है। वहाँ इस प्रकार से कोई शिकायत हमको देखने नहीं मिली। ऐसा कुछ नहीं मिला। और मैं जब तक रहा तो मैं यूनियन में सेक्रेटरी से, उपाध्यक्ष से लेकर प्रेसिडेंट तक भी रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है ये भेदभाव ख़त्म नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है सरकार भी यही चाहती है कि जाति बनी रहेगी तो वोटों की राजनीति बनी रहेगी। ये हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि कालिदास जिस प्रक्रिया पे बैठा था और वो काट रहा था, तो जब वो कटेगी तो वो नीचे गिरेगा। इसी प्रकार से देश के संविधान को जो लोग नष्ट करने की कोशिश में हैं, एक दिन वही नहीं, दूसरा सारे देशवासी सारे ही गर्त में जाएंगे। नहीं सर, आपको नहीं लगता कि ये जो जातिवाद है इसी से ही जो है पॉलिटिक्स को जो है बढ़ावा मिल रहा है, पॉलिटिक्स इसी से ही चली जा रही है? क्योंकि ज़्यादातर राजनीति में जो है जातिवाद के तहत ही वोट हासिल किए जाते हैं। जैसे जाट है तो वो जाट को ही देगा अगर उम्मीदवार खड़ा हो गया तो, या फिर कोई अन्य कम्युनिटी का हुआ तो वो उसी को ही देना चाहेगा। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता सर? ये सबसे बड़ी विडम्बना है हमारे देश में, जो जाति को लेके चल रहे हैं। और जिस जाति का है उस जाति को वोट भी देते हैं, राजनीति भी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जाति से भी और एक और बहुत बड़ी अज्ञानता है, वो है हमारे देश में इनोसेंट, अज्ञान, अनपढ़, अनएजुकेटेड, जिनको कुछ मालूम नहीं। वोट लेना है, आप उनको एक बोतल शराब दे दीजिए, आपको वोट मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे देश के अंदर वो जो अज्ञान है, अनपढ़ हैं, उनकी वजह से है। जाति बाद में है, अज्ञानता पहले है। लेकिन सर ऐसे लोगों को कैसे आप किस तरीके की सलाह देना चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जो है पढ़ाई की तरफ कैसे खिंचाव किया जाए, जो मतलब एक बोतल जिस तरीके से कह रहे हैं वो बिक जाते हैं वोट जब होते हैं? हमने एक बुलेटिन बनाया था, शिक्षा एक अनमोल रतन, तो उसका सिर्फ शिक्षा से ही संबंध था पूरा, कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप गुलामी से निकल सकते हैं, आप अंधविश्वास से निकल सकते हैं, आप अहंकार से निकल सकते हैं, आप द्वेष की भावना से निकल सकते हैं, आप उन्नति कर सकते हैं और आप देश को भी आगे ले जा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ शिक्षा ही है जो आपको गुलामी से निकाल सकती है, अंधविश्वास से निकाल सकती है, जातवाद से निकाल सकती है। और देश का डेवलपमेंट करना है तो पहले आपको शिक्षा से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। लेकिन सर ये भी देखा गया है कि आप कह रहे हो कि जैसे दलित समाज में मैं बात करूं, दलित समाज के कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो अगर अच्छे पोस्ट पे बैठ जाता है सर, ऊंचे पोस्ट पे, तो वो अपने ही भाई बंधुओं या अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनसे भेदभाव करने लग जाता है। यू आर राइट। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मेरे ही व्यक्तियों ने मुझे धोखा दिया, जबकि मैंने उनको शिक्षा का अवसर दिया, आगे बढ़ने का अवसर दिया, नौकरी का अवसर दिया, लेकिन मेरे ही भाई पढ़ने लिखने के बाद वो अपने ही भाइयों को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं। जब वो परिवार को भूल जाते हैं, अपने भाइयों को भूल जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति वो अपने समाज को सबसे बड़ा धोखा देते हैं। जबकि मैंने कहा कि नौकरी के बाद घर जाओ तो 1 घंटा उस बस्ती में ज़रूर जाओ जहाँ बच्चे अनपढ़ हैं, अज्ञान हैं, और शिक्षा के बारे में बताओ। लेकिन वो काम उन्होंने नहीं किया, इसलिए मेरे समाज ने मुझे धोखा दिया है। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे संविधान को लेकर के सर? संविधान को लेकर मैं एक ही बात कहूँगा कि पहले तो हमारा देश एक जंगल की तरह था, संविधान बनने के बाद एक संघ बना और हमारा देश संविधान के मुताबिक चलने लगा। और संविधान से बढ़कर कोई चीज़ इस देश के अंदर नहीं है। अगर देश चलता है तो संविधान की वजह से चलता है, और संविधान ख़त्म हो जाता है तो हमारी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाती है, हमारा देश ख़त्म हो जाता है, फिर हम वहीं पहुँचेंगे जहाँ 5000 साल पहले थे। गुलामी के दौर में। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा निवेदन है इस देशवासियों को कि इस संविधान की रक्षा करें और ईमानदारी से इस संविधान को चलाएं। ये ड्यूटी इस देश के नेताओं की बनती है। पार्टी वाले अगर दलित समाज के ही किसी उम्मीदवार को दलित का नेता बना देते हैं, वो दलित की आवाज़ क्यों नहीं उठाता? वो जो नेता बनाया जाता है वो या तो अनपढ़ होता है,
या कम पढ़ा लिखा होता है या उस पार्टी का गुलाम होता है जिस पार्टी से बनाया जाता है। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी अपनी कोई आवाज़ नहीं है। पार्टी जो कहेगी वही काम करता है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। आज यही कारण है कि हमारे एमपी आज 130 एमपी SC/ST के होने के बावजूद भी पार्लियामेंट के अंदर किसी भी डाउन टॉटन के साथ एट्रोसिटीज़ होती हैं तो वो पार्लियामेंट में आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो मुझे नेक्स्ट टाइम सीट नहीं मिलेगी या मुझे अभी से रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन सर एक जो होता है ना कि दलित या SC/ST जो भी है उनकी रिजर्व सीट होती है, उस पर वही उम्मीदवार खड़ा होगा, लेकिन थोप दिया जाता है दूसरे पे, ऐसा क्यों सर? देखिए, जो रिजर्व कैंडिडेट आता है उस कैंडिडेट को पहले पार्टी देखती है ठोंक बजा के, कि मेरे उसका है कि नहीं है जो मेरी बात माने, कितना पढ़ा लिखा है। उन्होंने कहा तू 5वां पास है, ज़िंदगी में पार्लियामेंट क्या होता है देखा नहीं, ज़िंदगी में गाड़ियाँ क्या होती हैं देखा नहीं, महल क्या होते हैं, फ्लैट क्या होते हैं तेने कुछ देखा नहीं। मैं तुझे राजा बनाता हूँ और राजा बना के मैं तुझे बहुत ऊपर ले जाऊँगा, लेकिन कंडीशन मेरी होगी, जो मैं कहूँगा वो तुझे करना होगा। ये जब मतलब एक गुलाम वाली ज़िंदगी जब कह दी जाती है उनको कि भाई इस प्रकार से मेरा गुलाम बन के रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बनाएंगे। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो हम आपको न चुन के हम दूसरे किसी व्यक्ति को कैंडिडेट को कंसीडर करेंगे। ये है सारा, मतलब एक जो चलता है राजनीति इस तरीके से वहाँ पे चली जाती है। राजनीति ऐसे ही चल रही है। आज आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि EVM द्वारा जो का है हेरा फेरी होती है, रिश्वत दे के हेरा फेरी होती है, वोटों में हेरा फेरी होती है, बिजनेस में हेरा फेरी होती है, हर जगह हेरा फेरी होती है। लेकिन जो लोग चुन के जाते हैं वो कोई आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि वो पार्टी के गुलाम होते हैं और गुलाम अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, ये हिस्ट्री कहती है। तो लोगों को कैसे समझना चाहिए इस चीज़ के लिए? इसके लिए तो या तो जन जागृति होना चाहिए, और जन जागृति के लिए उनका पकड़ के उनके कुर्ता फाड़ना चाहिए, उनकी पीटना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि भाई तेरे ये अधिकार हैं, ये तेरे पार्लियामेंट में कहना है, या हमें लेटर ले जाके उनके पास रखना चाहिए कि ये तुझे कहना है। अगर नहीं कहना है तो पब्लिक को बताना है कि भाई ये आदमी आपका काम नहीं करता है, इसको नेक्स्ट टाइम वोट मत देना।